नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स, वेलकम टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स। और आज हम लोग इस वेबिनार में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कम कैपिटल से हम किस तरीके से ऑप्शंस में प्रॉफिट बना सकते हैं। हम लोग जनरली ऑप्शन बाइंग पे बातचीत करेंगे और ऑप्शन बाइंग में कैपिटल कम लगती है, ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा लगती है। और ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका फोकस ऑप्शन बाइंग की तरफ होता है। और ऑप्शन बाइंग में क्या गलतियां हम लोग करते हैं जिसके कारण हमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है, उन पॉइंट्स पे हम लोग बातचीत करेंगे। और ऑप्शन बाइंग में क्या सेटअप होने चाहिए, किस तरीके से ट्रेड की जाए, कौन सी स्ट्राइक पे हमें ट्रेड करना चाहिए जिससे हमारी कैपिटल भी कम लगे और रिस्क भी कम हो, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे हेजिंग करनी है तो कौन सी स्ट्रेटजीज कम कैपिटल में आप हेजिंग कर सकते हैं। जैसे लोगों के मन में जनरली ऐसी एक ये होती है, मिथ होती है कि अगर मुझे हेजिंग स्ट्रेटजी करनी है तो उसके लिए बहुत सारी कैपिटल चाहिए। बट अगर आप क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट देखिएगा तो 1,50,000 के कैपिटल से भी आप हेजिंग के स्ट्रेटजीज कर सकते हैं। तो क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से हम हेजिंग स्ट्रेटजीज कम कैपिटल में कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज की जा सकती है, एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और इंट्राडे में अगर कैपिटल साइज मेरा छोटा है और यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम कैपिटल 20,000 और मैक्सिमम कैपिटल 1 लाख, यानी कि 20,000 से 1 लाख के बीच में ही मेरी कैपिटल साइज है, और मैं ऑप्शन ट्रेड करना चाह रहा हूँ और उससे मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रॉफिट्स हो और लॉस नहीं हो, तो किस तरीके से हमें अपने ट्रेडिंग को प्लान करना है। ये सब सारा चीजों को, सारे फैक्टर्स को हम आज इस वेबिनार में समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो आज का जो वेबिनार है अपना, इसमें जो मेनली हमारा फोकस है कि स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि कैपिटल साइज हमारी अगर 20K से ऊपर होनी चाहिए। स्मॉल कैपिटल का मतलब ये नहीं हुआ कि आप 5,000 रुपया से या 10,000 रुपये से भी ऑप्शन कर सकते हैं। पॉसिबली आप कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस को खरीदने में केवल प्रीमियम अमाउंट ही देना होता है। बट मिनिमम आपके पास 20-25 हजार रुपया होने चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं। तो आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि अगर आपको लॉस हो तो आप अगले ट्रेड को दोबारा से ले पाएं। इसलिए मिनिमम कैपिटल कम से कम 20,000 का जरूर होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास काफी कम कैपिटल, यानी आप अगर 20,000 से कर रहे हैं, तो आपको एक लॉट यानी 65 शेयर्स का निफ्टी का लॉट साइज है और मिनिमम एक ही लॉट से ट्रेड करना चाहिए। 20,000 के कैपिटल में कई बार 2 लॉट या 3 लॉट या 4 लॉट भी एक्सपायरी वाले दिन आ सकते हैं। बट रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से 20,000 के कैपिटल पे एक लॉट से ज्यादा हमें नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मान के चलें वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपने फर्स्ट ट्रेड लिया और उसी में अगर नुकसान हो गया, तो अगर आपकी ज्यादा पोजीशंस होगी, बड़ी पोजीशंस होगी, तो आपको पूरी की पूरी कैपिटल डिप्लीट हो जाएगी और फिर हमारा कॉन्फिडेंस भी सेकआउट हो जाएगा। ट्रेडिंग में कैपिटल लॉस होना से ज्यादा खतरनाक है हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाना, क्योंकि अगर हमारी ट्रेडिंग की कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गई तो अगली बार हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में बना रहे। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस बना हुआ है तो हम ये जो लड़ाई है ऑप्शंस की, ये बार बार लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। और 1 लाख के बीच में है तो उनके लिए आज का ये वेबिनार है। इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर्स, खासतौर से आज का वेबिनार इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। यानी हम लोग ज्यादातर बातचीत करेंगे इंट्राडे में कैसे करना है, क्योंकि जब मेरी कैपिटल कम है तो उस केस में ओवरनाइट का रिस्क मुझे नहीं लेना चाहिए। ओवरनाइट में कुछ भी हो सकती है, मार्केट गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है, पूरा कैपिटल मेरा वाइप आउट हो सकता है। तो अगर मेरे पास कम कैपिटल है तो मुझे केवल इंट्राडे पे फोकस करना है, मुझे ओवरनाइट नहीं करनी है। और मेरा जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 10:30 से लेके
आप मान के चल सकते हैं 320 325 320 325 के आसपास का आपका ट्रेडिंग टाइम हो सकता है, यानी कि 3 से 4 घंटे की ट्रेडिंग विंडो होगी इंट्राडे के लिए। और हम लोग बिगिनर्स और स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स जो हैं उनको फोकस में रखते हुए आज के इस वेबिनार के कंटेंट्स को हम लोगों ने डिजाइन किया है। तो चलिए आगे एक एक करके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कुछ बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी होंगे इस वेबिनार में, उनको कुछ बेसिक चीजें दिख सकती है। बट आज का जो हमारा फोकस है वो स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स या इंट्राडे वाले ट्रेडर्स या बिगिनर्स और स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे ऑप्शंस करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने आज के इस वेबिनार को डिजाइन किया है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो हम लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं, हमें नुकसान किस रीजन से होता है और क्यों नुकसान हो जाता है, लॉसेस क्यों होते हैं। और जैसे सेबी का डेटा बोलता है कि 90% ऑप्शन बायर जो हैं उनको नुकसान हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, 90% ऑप्शन बायर को सेबी का डेटा ये बोलता है कि लॉस होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने आप को रिफाइन करें, लर्निंग करें, तो हम काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो 90-10 का रेशियो है, 90 लूजर्स और 10% विनर्स, ये रिवर्स होकर के कम से कम 50-50 करना पॉसिबल है। इसके लिए अवेयरनेस और नॉलेज और ट्रिक्स के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। और मेनली जो ऑप्शन हम लोग बायर्स हैं, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर्स का मतलब यहाँ पे मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत कर रहा हूँ। तो जो हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं, हमें सबसे ज्यादा मेनली लॉस होने के रीजन, फर्स्ट रीजन जो मुझे समझ में आता है कि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब हर कैंडल पे ट्रेड ले लिया, ग्रीन कैंडल बनी फिर ट्रेड ले लिया, ब्रेकआउट हुआ, कुछ भी देखा ट्रेड ले लिया। उसके लिए ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने का क्या तरीका है? अवॉइड करने का तरीका है कि आपका एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए कि इस क्राइटेरिया में मेरा अगर रूल आता है तो मैं ट्रेड लूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ऑफ रूल बना रखा है अपने लिए कि अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास मिलती है और डेटा अगर जो भी डायरेक्शन दिखा रहा है उसके हिसाब से मुझे ट्रेड लेना है। तो अब आज के दिन में आप देखिएगा, जिस दिन हम लोग आज वेबिनार कर रहे हैं, आज के दिन में कुल मिला के 2 ट्रेड मिले और दोनों को दोनों बहुत अच्छे सुपर ट्रेड हुए। तो इससे आपकी क्या है, ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। रैंडम एंट्री और रैंडम एग्जिट मेरा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक प्री डिफाइंड रूल है। और उस रूल, उस क्राइटेरिया में अगर सेटअप आती है मार्केट की तो हम ट्रेड करेंगे, और उस क्राइटेरिया में नहीं आती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो एज अ स्मॉल ट्रेडर मेरा मेन एम क्या होना चाहिए? मेरा मेन एम होना चाहिए कि मुझे अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करनी है। और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से ही लॉसेस होते हैं। एक लॉस हुआ, कवर करने के लिए हम दूसरा लॉस करते हैं, तीसरा ट्रेड लेते हैं और उसमें हमें लॉस हो जाता है। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो स्टॉप लॉस जनरली हम लोग नहीं लगाते हैं। कई सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर हैं या स्मॉल ट्रेडर्स हैं जो बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम अपने लॉस को क्यों काटें, या हम गलत कैसे हो सकते हैं। मार्केट है, मार्केट में कोई भी गलत हो सकता है। मार्केट में कोई भी मॉडल कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है। हर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 60-70% से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, बट उससे ज्यादा ट्रेडिंग एक्यूरेसी आपको नहीं मिलती है। तो आप ये मान के चलें कि 10 में से अगर 3 गलत हो रही है तो 7 बार आप सही हो रहे हैं, 3 बार आपको लॉस भी बुक करना होगा। तो एसएल स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि एसएल रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस पे ही काटना है। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड आती है कि एसएल मैंने रख लिया और ट्रेड गलत जा रहा है, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए वेट करेंगे, और आपको पता है कि मेरा ट्रेड गलत चला गया, तो वो कोई लॉजिक नहीं है कि हमें वेट करना चाहिए एसएल हिट होने तक के लिए। अगर समझ में ये आ गई कि मैंने ट्रेड वीवैप पे लिया और वहां से कैंडल स्टिक्स में नेगेटिव सिग्नल्स बनने लग गए, या पीसीआर का डेटा चेंज होने लग गया, या एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव होने लग गए, या मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, मैंने वीवैप पे लिया और 1 घंटे निकल गए, तो उस केस में अर्ली एग्जिट करने में कोई बुराई नहीं है। यानी लॉस को जितना कम से कम हम कर्टेल कर पाए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो कई बार आप लोग हम लोग के ट्रेड में देखते होंगे कि जो भी स्टॉप लॉस हम लोग देते हैं अपने ट्रेड में, 90% ऑफ द टाइम हम बिना स्टॉप लॉस हिट हुए अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। रीजन ये है कि अगर समझ में आता है कि नहीं ट्रेड गलत जा रहा है या लॉस ज्यादा हो सकता है, तो वाई टू वेट फॉर द स्टॉप लॉस। आपके पास ऑलवेज दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है, आप ट्रेड में री इंटर कर सकते हैं। हाँ, एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज की सवाल आती है कि अगर मैं ट्रेड में बार बार एंट्री करूंगा तो मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएगा, ब्रोकरेज आएगा। तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसको आप एक्सप्लोर कीजिए, जहां पे आपको कम कॉस्ट में काम हो, या आप अपने कॉस्ट पे वर्क कीजिए। बट ओवरऑल हमें ये देखना है कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा जरूरी नहीं है कि एसएल तक ही वेट करें। आप अगर ट्रेड गलत जा रही है, वी वैप के आसपास सपोर्ट नहीं ले रहा है, टाइम वैल्यू डिके होने लग गई है, तो उस केस में आप अपने ट्रेड से जल्दी एग्जिट कर जाएं। तो स्टॉप लॉस के लिए ये हो गई। अब इमोशनल डिसीजंस भी हम लोग कई बार लेते हैं लॉस को रिकवर करने के लिए, तो वो कैसे कंट्रोल हो, उसको कंट्रोल करने का तरीका है रूल बेस्ड। आगे मैं डिस्कस करूंगा, और कई बार हम लोगों ने लाइव सेशन भी किए हैं, उसमें आप लोगों को मैंने हाईलाइट किया है कि क्या हमारा चेकलिस्ट होना चाहिए। तो जब आपके पास एक मॉडल होगा, डिफाइंड स्ट्रैटेजी होगी, आपके पास चेकलिस्ट होगा, तो उस केस में आपके इमोशन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप एक मैकेनिकल और एक साइंटिफिक तरीके से सोचना चालू कर देंगे। सपोज कीजिए, मैंने एक ट्रेड लेने के जस्ट ट्रेड इनिशिएट करने के पहले मैंने एक चेकलिस्ट बना ली, और चेकलिस्ट में मैं देखता हूं कि पीसीआर क्या है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या दिख रहा है, सेक्टर हीट मैप क्या दिख रहा है, ओवरऑल टॉप 10 स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। फटाफट आपने एक्सेल में एक राइटअप बना लिया, और उस राइटअप के बनने के बाद अगर आप ट्रेड डिसीजन लेते हैं, तो क्या वो इमोशनल डिसीजन होगा या वो एक फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन होगा। तो हमेशा अगर हम अभी जो करंट सिचुएशन में जब हम लोग ट्रेड करते हैं, तो हमारे पास चेकलिस्ट नहीं होती है, केवल हम ग्राफ और प्राइस एक्शन या अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में प्राइस की मूवमेंट को देखते हैं, और उसके बेसिस पे जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपका इमोशनल डिसीजन वहां पे हो सकता है। अब आप आज का एग्जांपल लीजिए, मार्केट नीचे से रिकवरी हुई, 2 बजे से लेके 2:45 तक मार्केट में रिकवरी हो रही थी, और बहुत सारे ट्रेडरों ने यह सोचा होगा कि मार्केट बाउंस कर जाएगी लास्ट में, और उन्होंने कॉल ऑप्शन पे बेट करने की कोशिश की होगी। बट हम लोग जो ट्रेड कर रहे थे, हम लोग ये कंफर्म थे कि मार्केट में किसी भी कंडीशन में कॉल ऑप्शन नहीं लेना है, और इस रिकवरी में कहीं भी सिग्नल मिले तो पुट ऑप्शंस पे ट्रेड करेंगे। और मैं आगे आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा कि 24,900 की पुट ऑप्शन पे हम लोगों ने बेट किया, जो अगले वीक की थी, जो करीब करीब 75-72 की रेंज में मिली, और उसके बाद वो 125 तक चली गई लास्ट के आधे घंटे में। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ट्रेडिंग हमें प्राइस के एक्शन को ऑब्जर्व करना है, मगर हमें अपने डेटा चेकलिस्ट और के बेसिस पे डिसीजन लेना है, न कि इमोशन के ऊपर लेना है। एक और गलती जो नए ट्रेडर करते हैं, वो टाइम वैल्यू डीके को बहुत इग्नोर करते हैं। टाइम वैल्यू डीके, क्योंकि देखिए जो ऑप्शंस होती है, ऑप्शंस की लाइफ 5 दिन होती है अगर आप वीकली ऑप्शंस में कर रहे हैं, और इस 5 दिनों में, इस 4-5 दिनों में उसकी प्रीमियम डीके हो जाती है। यानी ऑप्शन को आप ऐसे समझे कि ऑप्शन इज अ वेस्टिंग एसेट, ऑप्शन इज अ पेरिसेबल कोमोडिटी, नॉट कोमोडिटी, ऑप्शन इज अ पेरिसेबल एसेट आप बोल सकते हैं, या एक तरीके से वेस्टिंग एसेट इसे आप बोली जा सकती है। या इसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आइस की तरह है ऑप्शन, जिसे अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे पिघलती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि अगर मार्केट साइडवेज हो गई, तो उसे एक टेम्परेचर यानी मार्केट का मोमेंटम नहीं मिला, तो वो बहुत तेजी से पिघल जाती है और टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे जैसे एक्सपायरी स्टार्ट होती है, नई एक्सपायरी स्टार्ट होती है, रेट ऑफ डिके कम होता है, और जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ जाते हैं, रेट ऑफ डिके उसका इंक्रीज होते जाता है, और ये एक्सपायरी वाले दिन रेट ऑफ डिके बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एक तरीके से जो ऑप्शंस का प्रीमियम का रेट ऑफ डिके है, वो स्टार्टिंग से स्लोप उसका हल्का डाउन होता है, और फिर जाकर के वो कंप्लीट, जैसे डिके इस तरीके से होती है, ऐसे डिके चालू होती है, और लास्ट में जाके एक्सपायरी वाले दिन इस तरीके से डिके हो जाती है। तो सेल्स इंसेप्शन जहां से आप बाय कर रहे हैं, उसी लेवल से ये एक वेस्टिंग एसेट है। इसलिए एज अ न्यू ऑप्शन बायर, हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कभी भी ओवरनाइट कैरी नहीं करनी चाहिए, जो कि एक तरीके से वेस्टिंग एसेट है, जो एक तरीके से पेरिसेबल एसेट है। जब हमें पता है कि ओवरनाइट टाइम वैल्यू डीके चली जाएगी,
तो उस केस में ऑप्शंस को कैरी करने का फायदा नहीं है। जैसे मैं आपको बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। कल मैंने जी बिजनेस पे 2:40 के आसपास 25,200 की पुट ऑप्शन बाय रिकमेंडेशन दी थी, 40 से 45 के बीच में, 40-45 के बीच में 2:45 पे पुट ऑप्शन दी थी। करंट वीक की वो पुट ऑप्शन थी। और कल मार्केट लास्ट में एक बाउंस हुआ और उसका स्टॉप लॉस मैंने 28 रुपीज दिया था। 40-45 की रेंज में बाइंग दी थी और वो 28 का स्टॉप लॉस कल बाउंस में हिट हो गया। और उसके बाद मार्केट में आज मार्केट जब 100 पॉइंट नीचे खुली, तो ये जो पुट ऑप्शन जो 40-45 की रेंज में हम लोगों ने लिया था, जो बंद हुई थी करीब 30-32 के आसपास, ये खुली 100 पॉइंट नीचे होने के बाद भी 40 रुपया पे। यानी कि 100 पॉइंट नीचे होने के बाद भी आपकी जो पुट ऑप्शन है वो केवल 40-45 खुली। और मार्केट आज 300 पॉइंट डाउन है, उसके बाद भी वो पुट ऑप्शन 89-90 रुपीज ही बंद हुई है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि टाइम वैल्यू डिके कितनी ज्यादा हुई। एक और ट्रेड हम लोगों ने जी बिजनेस पे ही कल दिया था, अराउंड 12:45 पे। उसमें अच्छाई ये थी कि नेक्स्ट वीक की पुट ऑप्शन ले ली थी, 25,100 की पुट ऑप्शन हम लोगों ने दे दी थी। तो उसमें टाइम वैल्यू डिके नहीं हुआ, जिसके कारण वो पुट बच गई और आज उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। अब इसमें लर्निंग क्या है? इसमें लर्निंग हमारी ये है, इसमें लर्निंग ये है कि जब भी एक्सपायरी के आसपास हो या जब छोटा वीक हो, जैसे इस बार ये 4 डेज का ही वीक है, क्योंकि होली की छुट्टी है ट्यूसडे को, तो एक्सपायरी होगी मंडे को। तो जब छोटे वीक हो तो उस समय हमें नेक्स्ट वीक ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहिए, न कि करंट वीक ऑप्शंस में करना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने पूरे दिन नेक्स्ट वीक ऑप्शंस को ट्रेड किया, करंट वीक ऑप्शंस को ट्रेड नहीं किया। तो लर्निंग यहाँ पे ये है कि जो आप अपने छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं या आप अगर बड़े कैपिटल से भी ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर छोटा वीक हो तो उस केस में आप लॉन्ग डेटेड ऑप्शन ट्रेड कीजिए नेक्स्ट वीक में, जिसमें आपका हमेशा टाइम वैल्यू डिके कम होगी और रेट ऑफ डिके हमारा स्लो होगा। तो इस तरीके से टाइम वैल्यू डिके पे भी ध्यान देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एज अ ऑप्शन बायर पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन, जब एक्सपायरी आ गई तो उस दिन करंट वीक को छोड़ करके आप अगले वीक में ट्रेड कीजिए। क्योंकि जो नए ट्रेडर हैं या जो स्मॉल कैपिटल ट्रेडर हैं, उनका मेन एम होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप कैपिटल प्रोटेक्शन कर लेते हैं तो आपको धीरे धीरे लर्निंग आ जाएगी, तो प्रॉफिट आप लॉन्ग रन में बना पाएंगे। तो ये तो हो गई जो हमें, जिस पे हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। इंट्राडे ऑप्शंस ही क्यों, वाई इंट्राडे ऑप्शंस? तो इंट्राडे ऑप्शंस करने के कुछ रीजंस हैं। एक तो बहुत स्मूथ एंट्री और एग्जिट हमें मिल जाती है, फटाफट आप ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म रिटर्न्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। यानी कि आज जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पुट ऑप्शन ली 75 की, हम उसे बुक कर लिए 90 की रेंज में, बट ये 120-125 चली गई लास्ट के आधे घंटे में। तो आप ये देख सकते हैं कि 75 वाली 125 हो गई आधे घंटे के अंदर। अगर मैं कोई स्टॉक ले लूं जिसका प्राइस 75 है, तो वो 125 होने में कितना टाइम लगाएगा? 125 होने में महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो वहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक समय के साथ आती है, रिस्क भी ऑप्शन में ज्यादा है। बट क्या है कि अगर आप सही ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न बहुत अच्छा कमाया जा सकता है, सब्जेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट, सब्जेक्ट टू डिसिप्लिन्ड वे ऑफ ट्रेडिंग। बट ये पक्की बात है कि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर से भी ज्यादा प्रॉफिट बना सकता है, और किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड होते हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग इमोशनल ट्रेडिंग कर लेते हैं, सेटअप हमारे पास नहीं होते हैं, हम रैंडम एंट्री कर लेते हैं। अगर हम उन रैंडमनेस को हटा दें, हम अपने चेकलिस्ट के साथ काम करें, हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन से अच्छा, ऑप्शन बाइंग से अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऑप्शन बाइंग एक डिसिप्लिन्ड वे में आप करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और क्या रूल्स हैं वो आगे मैं आगे और बातचीत करता हूं। तो इसमें बेसिकली इंडेक्स ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म रिटर्न बहुत अच्छी दिखती है। प्राइस एक्शंस इंट्राडे में क्लियर कई बार दिख जाता है डेटा देख करके। और
आपकी लर्निंग कर्व भी इसमें अच्छी होती है और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिससे इंट्राडे में बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन है कैपिटल कम लगती है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लें आज के दिन में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको 20,000 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। कोई स्टॉक लीजिएगा आप रिलायंस का, तो 20,000 में कुछ नहीं आने का है। फ्यूचर में भी आप काम नहीं कर सकते। आप इंडेक्स में भी अगर काम करना चाहते हैं तो 20,000 रुपए में नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टी में नहीं हो सकता। हाँ, गोल्ड के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट आ गए, वहां कर सकते हैं, फिर भी वो डिफिकल्ट है क्योंकि गोल्ड अब बहुत बड़ा हो चुका है, सिल्वर बड़ा हो चुका है। तो एक ही ऑप्शन हमें बचता है कम कैपिटल में ट्रेड करने के लिए, वो है इंडेक्स ऑप्शंस। तो इंडेक्स ऑप्शंस बट कम कैपिटल में लिवरेज होती है, तो रिस्क को मैनेज करना है और प्रॉपरली ट्रिक्स के काम और चेकलिस्ट डेटा के साथ काम करना है। अब जैसे मान लीजिए ऑप्शन बाइंग में क्या स्ट्रेटेजीज हम कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन बाइंग हम लोग जब करते हैं तो वहां पे रिस्क तो ज्यादा होता है, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट में एक एक दिन में 50%, 60%, 30%, 40% तुरंत मोमेंटम हो जाती है, तो अगर रिटर्न उतना आ सकता है तो रिस्क भी साथ साथ चलता है। यानी कि रिस्क और रिटर्न दोनों इक्वली चलते हैं। अब हमें इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें और अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकें। यही एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है। यही एक अच्छी एग्जीक्यूशन की डिसिप्लिन्ड ट्रेडर को सीखना है कि हम अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें। आप रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन में देखिए रिस्क तो है, बट रिस्क को मिनिमाइज करना है और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है, और उसके लिए हमें डेटा बेस्ड और डिसिप्लिन्ड वे एंट्री पे फोकस करना है। अब जो ऑप्शन बाइंग होती है, इसमें सबसे की पॉइंट होता है आपका एंट्री सेटअप, परफेक्ट एंट्री टाइमिंग। अब आप लोग हमें देख रहे होंगे कि जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे हैं आप लोग, या आप फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी होंगे, तो वहां पे आप देखिएगा कि जब भी हम लोग ट्रेड एंट्री करते हैं, एंट्री लेते ही 10 से 15, 20 रुपए का मूवमेंट तुरंत मिलता है। मैक्सिमम ट्रेड्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा, या तो अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल में हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं। इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का ये टेलीग्राम चैनल है, या फिर आप मेरे साथ यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज। तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज, तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। और उसमें बहुत सारे लर्निंग वीडियो मिलेंगे। हमारे वेबिनार्स का, जो आज हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी वहां पे मैं डाल दूंगा, तो आप वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। तो अब बेसिकली क्या होता है, टाइमिंग। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ऑप्शन बाइंग के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और टाइमिंग की ही एक्सपर्टीज हम सभी को हासिल करनी है। डेटा समझना फिर भी आसान है कि डेटा नेगेटिव है, डेटा पॉजिटिव है, बट टाइमिंग ही सबसे मोस्ट पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर हमें एक्सपर्टीज करनी चाहिए। और उसके लिए हम चार्ट्स को यूज करते हैं, वीवैप को यूज करते हैं, रिट्रेसमेंट थ्योरीज वगैरह को यूज करते हैं, ब्रेकआउट्स वगैरह को यूज करते हैं। तो ये टाइमिंग पे एक तो हमें फोकस करना है, और जो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए वो हमारा डिफाइंड रिस्क होना चाहिए, और हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स करना चाहिए। यानी कि क्या रैंडम ट्रेड नहीं, हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमें करना चाहिए। अब कैसे करना है, क्या करना है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ट्रेडिंग में हमें क्या देखना है, सिंपल ये कुछ चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है प्राइस एक्शन पे, क्योंकि प्राइस एक्शन ही सब कुछ है। इसके साथ डेटा एक्शन को भी कंबाइन करना है, बट प्राइस एक्शन यानी कि जो भी प्राइस मूवमेंट हो रही है उसके लिए आप कैंडलस्टिक चार्ट्स यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप ये बोले कि भाई मैं तो ऑप्शन ट्रेड करना चाहता हूं, मैं फ्यूचर ट्रेड करना चाहता हूं, बट मुझे चार्ट्स वार्ट्स नहीं देखना, मुझे डेटा वेटा नहीं देखना, तो मेरे हिसाब से आपको फिर ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर बहुत डिफिकल्ट है कि आप प्रॉफिट बना पाए। अब हम लोग पिछले 20 सालों, 20-22 सालों से ऑप्शंस मार्केट में है, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट अगर एक दिन भी हमारा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है जिसमें चार्ट्स वगैरह आते हैं, या एक दिन भी हमारा जो डेटा जिसमें हम लोग देखते हैं वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आती मार्केट में कि प्राइस में क्या डिसीजन लें, क्या हो सकता है। अगर मेरे सामने चार्ट्स नहीं चले तो मैं आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं बता सकता कि मार्केट का क्या प्राइस एक्शन होगा, केवल प्राइस को देख करके। तो ये क्लियर, मुझे ये समझ में आया कि अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या फ्यूचर ट्रेड करना है, तो उसको किसी भी कंडीशन में चार्ट्स का नॉलेज एकदम
प्राइमरी है, होना ही चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और थोड़ा आपको डेटा का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उस केस में मुझे चार्टिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस केस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और कंपनी के ग्रोथ पे हम बेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, ईटीएफ पे लेनी है, तो मेरा एक व्यू है लॉन्ग टर्म में कि आने वाले 5 साल में ओवरऑल कंट्री ग्रो करेगी और इंडेक्स निफ्टी आगे 30,000, 40,000, 50,000 की तरफ जाएगा, तो इंडेक्स हम निफ्टी लेकर के रख देते हैं या रिलायंस लेकर के रख देते हैं। तो वो एक अलग माइंडसेट है, वहां पे आपको ना चार्ट चाहिए, केवल एक आइडिया होना चाहिए कि कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी की अर्निंग्स कैसी आ रही है, कंपनी ग्रोइंग है क्या है। बट जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं, तो उसमें मार्क टू मार्केट लॉस होता है, लिवरेज होती है। तो किसी भी कंडीशन में आप बिना चार्ट्स के, बिना डेटा के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप आज के दिन में कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं, नए ट्रेडर हैं, तो आपको लर्निंग करनी जरूरी है, तभी जाकर के आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज केवल लॉस होगा। और जैसा मैं बोलता हूं कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं, वो 90% ऑफ कैपिटल अपनी मैक्सिमम 90 डेज में उनकी खत्म हो जाती है। ये हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन है कि 90% ऑफ द न्यू ट्रेडर्स जो मार्केट में ऑप्शन ट्रेड करने आते हैं, वो विद इन 90 डेज, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर उनकी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। और फिर वो ऑप्शन मार्केट उनको लगता है कि बेकार है, इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो उससे बेहतर है कि आप शुरू के 3 महीने अपनी लर्निंग पे दें और फिर आप मार्केट में लर्निंग के साथ आए। उसके लिए आपको चार्टिंग कहीं ना कहीं से सीखना होगा। चार्टिंग सीखने के लिए एक आप जॉन मर्फी की बुक आती है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जॉन मर्फी की है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो अमेजॉन में मिल जाएगी। आप वो बुक रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बेसिक बुक है, वहां से आप सीख सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड स्टेप, अगर मान लीजिए आप ऑप्शन सीखना चाहते हैं, तो स्ट्रैटेजी ऑप्शन एज अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग, ये भी एक बुक है, लॉरेंस मैकमिलन की बुक है। ऑप्शन एज ए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, लॉरेंस मैकमिलन की बुक है, ये भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। तो ये 2 बुक आप रेफर कर सकते हैं, एक बुक टेक्निकल एनालिसिस के लिए और दूसरी बेसिक ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स के लिए। बट ये है कि नॉलेज के साथ ही प्रॉफिट बनाया जा सकता है, अदरवाइज ऑप्शंस में डिफिकल्ट है प्रॉफिट बनाना। तो आगे और चलते हैं और कॉन्सेप्ट पे बात की जाए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत हम कर रहे थे कि प्राइस ट्रेंड के लिए आपको कोई ना कोई चार्ट्स देखने ही होंगे, तभी जाकर के आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ट्रेंड है। प्राइस एक्शंस में हम लोग ये देखते हैं कि हायर हाई बन रहा है या लोअर लो बन रही है, या वीवैप कहाँ पे है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज कहाँ है। पुट कॉल रेशियो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया, पीसीआर ये एक तरीके से मार्केट का स्कोर बोर्ड है, यानी पुट और कॉल के रेशियो। अगर पीसीआर ग्रेटर देन 1.5 है, तो किसी भी कंडीशन में आपको कॉल ऑप्शन पे ही बेट करना है, पुट ऑप्शन पे बेट नहीं करना है। और ये वेल टेस्टेड है, मैं इस मेथड पे कई सालों से काम कर रहा हूं और मुझे इससे अच्छा मेथड आज तक ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं मिला। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिवर्स भी होता है, बट आप ये देखेंगे कि 10 में से 7 बार आपको ये प्रॉफिट देगा, बट कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि 1-2 बार लॉस हो गया तो फिर आप उस पर कॉन्फिडेंस अगर सेक आउट होगा तो उसका फायदा नहीं है। आप कॉन्फिडेंस रखिए। पीसीआर एक ऐसा मेथड है जो मुझे पिछले 15-20 सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूं, मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग का ये मॉडल समझ में आता है, जिसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली अदर इंडिकेटर से काफी बेटर है। और ये आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे में ट्रेड करने में बहुत हेल्प करती है। तो पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, जितने भी ऑप्शन बिगिनर्स हैं या एडवांस ट्रेडर हैं, उनको अपनी ट्रेडिंग में हर कंडीशन में इंप्लीमेंट करना चाहिए। और इंट्राडे पीसीआर हम देखते हैं, और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से देखा जाता है, न कि ओपन इंटरेस्ट से। इंट्राडे के लिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से हम देखते हैं, और इसकी जो कैलकुलेशंस है वो हम लोग लाइव यूट्यूब वीडियो में कई बार मैंने किया है, या फिर आप यूट्यूब चैनल जो मेरा है नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज, उसमें कुछ वीडियोस आपको मिलेगी, कोर पीसीआर पे है, वो जाके आप रेफर कर सकते हैं। तो एक तो पीसीआर का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जो मार्केट के सेंटिमेंट्स को बताता है कि कितने शेयर एडवांसिंग, कितने डिक्लाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस।
अब मैं बार बार एक ही तरीके की चीजों को डिस्कस इसलिए करता हूं क्योंकि ये चीज जब काम कर रही है तो अननेसेसरी क्यों आरएसआई को यूज करूं, क्यों मैं बॉलिंगर बैंड की तरफ जाऊं, क्यों मैं स्टॉकिस्टिक की तरफ जाऊं, जब मुझे इनसे एक्यूरेसी मिल रही है, मुझे प्रॉफिट बन रहा है, तो व्हाई नॉट टू फोकस ऑन दिस मॉडल जहां से आप सभी प्रॉफिट बना सकते हैं। हम इसी इसी इन्हीं इंडिकेटर्स पे और एक्सपर्टीज और रिफाइनमेंट करें ताकि हमारी एक्यूरेसी धीरे 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 इंक्रीज करती चली जाए। तो प्राइस एक्शन नंबर 1, नंबर 2 हमारा हो गया पीसीआर, नंबर 3 एडवांस डिक्लाइन रेशियो, नंबर 4 वीवैप और नंबर 5 सेक्टर का हीट मैप। अब सेक्टर हीट मैप मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सारा का सारा डेटा एनएससी के वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो मैंने भी ये पैरामीटर इसलिए लिए हैं ताकि आप एनएससी की वेबसाइट से इसको रेफर कर सकें। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम चार्ट्स कहां से देख सकते हैं, क्या मुझे चार्टिंग देखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीदना होगा? तो उसका भी एक मैं आपको बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन देता हूं कि आपको चार्टिंग देखने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, पीसीआर देखने के लिए भी जरूरत नहीं है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी जरूरत नहीं है, वीवैप भी एनएससी की वेबसाइट में आता है और सेक्टर हीट मैप भी आता है। तो प्राइस एक्शन आप कैसे देख सकते हैं? बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हम किस तरीके से प्राइस एक्शंस एनएससी की वेबसाइट में देख सकते हैं। ये मैं आगे एक बार अपने प्रेजेंटेशन को फिनिश करके फिर आपको दिखाता हूं कि एनएससी की वेबसाइट में हम कैसे कैसे देख सकते हैं। एक बार हम कंटेंट पे बातचीत कर लेते हैं, फिर आगे हम आपको एनएससी की वेबसाइट में मैं लेकर के चलूंगा। तो ये मेनली 5 पैरामीटर्स हैं और आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। प्राइस एक्शन, पीसीआर, एडवांस डिक्लाइन, वीवैप और सेक्टर हीट मैप, और ये पांचों को आप अगर रेगुलर देखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। आप काफी हद तक लॉस देना बंद कर दोगे। ये आप कम से कम मेरी बात मान के आप इसे यूज करना चालू कीजिए। हफ्ते 10 दिन 20 दिन आप इसे, अगर आप लाइव नहीं करना चाह रहे हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग करके देख लीजिए, आपको सक्सेस आज के दिन में, अगर आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो इसे ऐड ऑन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेहतर ही देखने को मिलेगा। माइनस होने का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि हम लोग इसे बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। ट्रेडिंग रूल नॉर्मली, अब जैसे डेटा के हिसाब से तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी जो आपको डेटा दिखाई कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, इस डेटा से हम क्या करते हैं, ये जो डेटा मान लीजिए मैंने देखा, तो ये डेटा का यूज होता है ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे कॉल लेना है या पुट लेना है। यानी इंट्राडे में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। कॉल इसलिए होता है क्योंकि मार्केट, अगर कॉल बायर है तो उसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो वो कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और मार्केट नीचे जाने का इंडिकेशन मिलता है तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं, तो हमें वहां पे प्रॉफिट मिलता है अगर मार्केट नीचे जाती है तो हर ट्रेडर के मन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन या सबसे बड़ी कंफ्यूजन हर दिन क्या होती है कि आज मैं कॉल लूं या पुट लूं, यानी मेरे लिए राइट रास्ता क्या है जिसके ऊपर अगर मैं चलता हूं तो मैं डेस्टिनेशन तक जा सकता हूं। तो ये जो मैंने डेटा पॉइंट्स आपको बताए, ये आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि आज के दिन में मुझे कॉल ऑप्शन लेना चाहिए या पुट ऑप्शन लेना चाहिए, यानी मेरे लिए कौन सा रास्ता सही होगा जिसपे मैं चलता हूं तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब आप ये नहीं मानिएगा कि ये मॉडल पे आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी 100% मिलेगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस मॉडल पे मैक्सिमम विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी 65% से ज्यादा नहीं हो सकती, 35% आपकी लूजिंग प्रोबेबिलिटी भी होगी क्योंकि डेटा मार्केट में रिवर्स भी हो सकता है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, और अगर 65% विनिंग प्रोबेबिलिटी भी आपको मिलती है तो भी आप विनर होंगे अगर आप इस मॉडल को फॉलो करते हैं तो। यानी कि आपको स्टॉप लॉस अगर होता है या ट्रेड अर्ली एग्जिट होता है तो करना पड़ेगा। तो ये जो डेटा सेट है इससे हम डिसाइड करेंगे कि मुझे लेना क्या है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि मुझे किस लेवल पे एंट्री करनी है। ये दो ही सवाल होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, हम लोग हमेशा ये डिसाइड करना है कि लेना क्या है, कॉल लेना है कि पुट लेना है। अब जैसे आज का डेटा है, आज का डेटा से ये डिसीजन मिल रहा था कि मुझे पुट ऑप्शन ट्रेड करना है। अभी मैं आपको चार्ट्स के साथ दिखाऊंगा आने वाले सेशन में कि किस तरीके से डेटा बन रहे थे। तो आज का डेटा क्लियर दिखा रहा था कि मुझे पुट लेना है, तो वो हम कैसे डिसाइड किए, जो चेकलिस्ट मैंने अभी बताई। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि मुझे एंट्री कहां पे करनी है, मेरी एंट्री किस लेवल पे होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें यूज करना चाहिए वीवैप और डेटा। यानी कि वीवैप अगर डेटा पॉजिटिव है तो बाय ऑन डिप्स करेंगे वीवैप के आसपास, और अगर मान लीजिए मेरा डेटा नेगेटिव है, जो अभी चेकलिस्ट मैंने दिखाई
डेटा ये बोलता है कि भाई पुट ऑप्शन में जाओ, तो हम सेल ऑन राइज करेंगे वीवैप के आसपास। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी हम ब्रेकआउट्स पे नहीं करेंगे, या भागते हुए में ऑप्शन नहीं करेंगे, फोमो में नहीं ट्रेड करेंगे ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन एक तरीके से वेस्टिंग एसेट है। तो वेस्टिंग एसेट को कभी भी रनिंग कंडीशन में हमें कैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि रनिंग कंडीशन में कैच करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि उसी रनिंग कंडीशन से, सपोज कीजिए कोई ऑप्शन दौड़ रही है और बहुत तेजी से दौड़ रही है, आपने उसको कैच कर लिया और उसका मोमेंटम वहीं से डाउन हो गया, तो क्या होगा, मोमेंटम डाउन होते ही ऑप्शंस की वैल्यू डिके हो जाएगी और हमें लॉस हो जाएगा। तो हमें ऑप्शंस को कभी भी रनिंग कंडीशन में नहीं पकड़ना चाहिए, हमें ऑप्शन को डेटा के हिसाब से हमेशा रिट्रेसमेंट कंडीशन में पकड़ना चाहिए। कि मान लीजिए डेटा मुझे नेगेटिव दिख रहा है और मुझे सस्ती मिल रही है, थोड़ी सी हाई से नीचे मिल रही है, तो वहां पे मैं इंटर करूंगा, तो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर होगा। तो ऑप्शन में, ऑप्शन और फ्यूचर एक डिफरेंट ट्रेडिंग गेम है। फ्यूचर में टाइम वैल्यू डिके नहीं होती है, तो वहां पे आप रनिंग कंडीशन और ब्रेकआउट्स प्ले कर सकते हैं। फ्यूचर का मतलब मैं स्टॉक फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं या मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूं, जहां पे टाइम वैल्यू डिके कम होती है। बट यहां पे हम लोग वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे में टाइम वैल्यू डिके बहुत हेवी होती है, इसलिए आपको रनिंग रनिंग कंडीशन में आप कैच करेंगे। और दौड़ते दौड़ते अगर आदमी थक गया, यानी ऑप्शंस के प्रीमियम थक गए, और थक के अगर वो हल्का सा भी रुक गया, तो आपके प्रीमियम वहां डिके हो जाएंगे। इसलिए हमें जिस लेवल से वो दौड़ना स्टार्ट हो, यानी रुका हुआ है, रुक के दौड़ना चालू करे, उस लेवल पे हमें एंट्री करना है, तो हमें प्रॉफिट फटाफट मिलेगा। और उसके लिए हम यूज करते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है और दौड़ के एंट्री हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। तो अब आगे और चलते हैं, स्ट्राइक सिलेक्शन पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं सारी चीजों को आपको ग्राफ में लेकर के चलूंगा, एनएससी की वेबसाइट में लेके चलूंगा, सारी आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है, तो बने रहेंगे। और अभी हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सिलेक्शन पे। ऑप्शन की स्ट्राइक्स हमें कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक हमें लेनी चाहिए, ये भी हम सभी को बहुत दिक्कत आती है। तो जनरली हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि हम कम कैपिटल से ट्रेड करना चाह रहे हैं और मेरी कैपिटल साइज 20,000 से 1 लाख के बीच में ही है। तो उस केस में अगर मैं इन द मनी जाऊंगा, तो उसमें मेरा रिस्क भी ज्यादा होगा और कैपिटल भी ज्यादा लगेगी। तो नॉर्मली अगर आपके पास कम कैपिटल है, तो आप स्लाइट आउट ऑफ मनी कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ मनी नहीं, स्लाइट आउट ऑफ मनी या एटीएम। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर चल रही है 25,500, ठीक है, और मेरा सिग्नल मिल रहा है कि हमें पुट ऑप्शन में लेना है, ठीक है, पुट ऑप्शन ट्रेड करना है। तो एक तो हो गया एट द मनी, हो गई आपकी 25,500। अगर मैं पुट ऑप्शन लेता हूं तो एट द मनी 25,500, थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो 25,400, और बाहर जाता हूं तो 25,300 की पुट ऑप्शन हो गई, और मैं बाहर जाऊं तो 25,400 की 25,200 की पुट ऑप्शन हो गई। तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 स्ट्राइक नीचे उतर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आप नीचे उतरेंगे तो फिर टाइम वैल्यू डिके वहां पे ज्यादा होती है। यानी सीढ़ियां जो बनी हुई है, तो अगर मुझे पानी में उतरना है, तो एट द मनी से मैक्सिमम 1 या 2 सीढ़ी आप नीचे उतरिए। और कॉल ऑप्शन में भी अगर आप ले रहे हैं, तो आप 1 से 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ सकते हैं, यानी कि 25,500 है, तो मैक्सिमम 25,600 25,700 तक की कॉल ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि डिपेंड करता है एक्सपायरी किस दिन है। अब मान लीजिए थर्सडे को एक्सपायरी है, और उस केस में अगर आप आउट ऑफ मनी में जाएंगे 100-200 पॉइंट, तो वो बेकार है, वो फायदा नहीं है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगले वीक में ट्रेड करते हैं, और एट द मनी से 2 सीढ़ी ऊपर कॉल में चले गए, और एट द मनी से 2 सीढ़ी यानी 2 स्ट्राइक नीचे पुट में चले गए। यहां पे मैं 100 पॉइंट की स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। उसके बीच में अगर 50 पॉइंट वाली आती है तो आप 50 पॉइंट भी कर सकते हैं, बट रेंज आपकी 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे ही होनी चाहिए, नंबर 1। और अगर एकदम एक्सपायरी नजदीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, तो फ्राइडे से ही हम अगले वीक को ट्रेड करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें टाइम वैल्यू डिके से बहुत डर लगता है। टाइम वैल्यू डिके को कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके समय के साथ डिके हो जाएगी। समय को ना मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ना आप कंट्रोल कर सकते हैं। समय को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, रिस्क मैनेजमेंट, तभी समय कंट्रोल हो सकता है। और उसका एक ही तरीका है कि ऑप्शंस तो डिके करेगी, रेट ऑफ डिके इंक्रीज होगा, बट अगर आप अगले वीक में यानी लॉन्ग डेटेड ऑप्शन में शिफ्ट कर जाएंगे, तो आपका रेट ऑफ डिके कम होगा,
तो वो एक तरीका है जिससे हम अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा थर्सडे ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो फ्राइडे फ्राइडे ऑनवर्ड्स हम अगले वीक की ऑप्शंस पे फोकस करने लगते हैं और वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि अगर वहां पे ट्रेड मिले तो मुझे ट्रेड एंट्री लेनी है। करंट वीक को अपने स्क्रीन से हटा दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू डिके ज्यादा होती है। तो स्ट्राइक सिलेक्शन भी आपको समझ में आया होगा कि स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करनी है और क्या फोकस करना है। वीकली एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीकली एक्सपायरी में अगले वीक पे ट्रेड कीजिए। और डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस हमें अवॉइड करनी चाहिए उस केस में जब आप करंट वीक कर रहे हैं। जब आप करंट वीक कर रहे हैं तो डीप आउट ऑफ मनी आपको अवॉइड करनी चाहिए। जब आप नेक्स्ट वीक कर रहे हैं तो फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे गामा का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। गामा का मतलब हो गया कि मार्केट अगर मूव करती है तो डेल्टा बहुत तेजी से चेंज होते हैं, और डेल्टा बहुत तेजी से चेंज होगा तो प्राइस एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा तेजी से होता है नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस में, क्योंकि वहां पे थीटा का इंपैक्ट कम होता है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लगेगा, ये पूरा ग्रीक से डिराइव होती है। करंट वीक में थीटा ज्यादा होने के कारण डेल्टा का इंपैक्ट उतना आ नहीं पाता है। डेल्टा का मतलब हो गया कि प्राइस चेंज होने से ऑप्शंस की वैल्यू कितनी चेंज होगी। तो थीटा की वैल्यू हायर होती है डेल्टा की वैल्यू से, तो डेल्टा में इंपैक्ट नहीं आता। डेल्टा में इंपैक्ट नहीं आता तो गामा इंपैक्ट नहीं करता, तो करंट वीक की ओटीएम ऑप्शंस मूव नहीं करती है। बट अगर मैं नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस की बात करूं तो उसमें एक्सप्लोजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज 24,900 की पुट ऑप्शन, मार्केट जब 25,300 थी, 25,300 थी, तो उस वक्त हम लोगों ने लिया 24,900 की पुट ऑप्शन जो अगले वीक की थी 75 की रेंज में। और आपने देखा होगा उसमें थोड़ी सी मूवमेंट निफ्टी में आई और वो एक्सप्लोड कर गई, 70 से 120 हो गई लास्ट के आधे घंटे में। तो वहां पे गामा का इफेक्ट, डेल्टा का इम्पैक्ट ज्यादा था कंपेयर टू टाइम वैल्यू, इसलिए वहां पे। और विक्स वॉलेटिलिटी का भी इम्पैक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि विक्स तेजी से बढ़ती है मार्केट गिरने में, तो विक्स का इम्पैक्ट जो होता है वो थीटा को निगेट कर देता है। यानी कि जो वेगा का इंपैक्ट है वो थीटा से निगेट हो गया, वेगा इज इक्वल टू थीटा बराबर, और डेल्टा एक्सप्लोड हो जाता है तो गामा के कारण आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये पूरा का पूरा कभी हम वेबिनार करेंगे, ग्रीक्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे डिटेल में, ताकि आप लोग ग्रीक्स को अच्छे से समझ पाए। ग्रीक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑप्शंस के प्राइसिंग में, ऑप्शंस के मूवमेंट को डिसाइड करने में। तो हम सभी को ग्रीक्स का भी नॉलेज लेना चाहिए। आने वाले समय में हम कभी ग्रीक्स पे भी बातचीत करेंगे। तो हमें डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस अवॉइड करनी चाहिए, और अगर आपको करनी भी है आउट ऑफ मनी डीप में तो नेक्स्ट वीक ऑप्शंस करनी चाहिए, ना कि करंट वीक ऑप्शंस करनी चाहिए। डायरेक्शनल ऑप्शन बाय अगर हम कर रहे हैं तो हमें वीवैप के आसपास एंट्री करनी है। रिस्क वार्ड, हाँ, स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि स्टॉप लॉस हमें क्या रखना है। एंट्री पे तो हम लोगों ने बातचीत काफी कर ली कि हमें वीवैप पे लेना है, तभी हमें बेटर रिस्क वार्ड रेशियो मिलेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आगे मैं आपको दिखाता हूं, आज का एग्जांपल हम लेंगे। स्टॉप लॉस ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए आप कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 15 से 20% से ज्यादा का उसका नहीं होना चाहिए, और प्रॉफिट फटाफट ऑप्शंस में बुक करना होता है, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू है। बहुत ज्यादा लंबा भी आप ऑप्शंस में नहीं होल्ड कर सकते। सो कभी भी ऑप्शंस अगर आप देखें कि 1 घंटे तक, यानी कि 45 मिनट से 60 मिनट्स तक ऑप्शन अगर मूव नहीं करी, तो इसका मतलब मार्केट मोमेंटम लूज कर सकता है। और मैंने ये कई बार देखा है कि जो भी ट्रेड में अगर 1 घंटे से ज्यादा होल्ड कर लेता हूं उस ट्रेड में पैसा नहीं मिलता है, लॉस ही होता है। तो इसलिए अब हम लोग ये करते हैं कि अगर 1 घंटे हो गए और हमें मोमेंटम नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1 घंटे में 3-4 रुपया 5 रुपया टाइम वैल्यू डिके हो चुकी है, तो हम उसमें से एक अर्ली एग्जिट कर जाते हैं। तो ये एक हमारा क्राइटेरिया भी है कि अगर हमने कोई ट्रेड को एंट्री करी और 1 घंटे में अगर वो मोमेंटम हमें नहीं मिला और मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही, तो हम ट्रेड से एग्जिट करते हैं, और फिर दोबारा मौका मिलता है तो दोबारा उस ट्रेड में मोमेंटम जब आता है तो एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो स्टॉप लॉस 15 से 20%, फटाफट प्रॉफिट बुक करना है, और अवॉइड होल्डिंग पोजीशंस फॉर वेरी लॉन्ग। ओवरनाइट का तो सवाल ही नहीं है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी इंट्राडे में हम ऑप्शंस को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ऑप्शंस क्या है, एक तरीके से मार्केट एक वेव्स में चलती है, ऊपर जाएगी नीचे आएगी। तो ऑप्शंस की आप वैल्यू देखिएगा इंट्राडे में कैसे कैसे मूव करती है। आप होल्ड करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर लॉस में आ जाएगी, फिर प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर लॉस में आ जाएगी। तो बेटर है कि प्रॉफिट बुक करें, फिर री इंटर करें, प्रॉफिट बुक करें, फिर री इंटर करें। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूं।
फिर हम आगे डेबिट स्प्रेड्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो अभी हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डेबिट स्प्रेड क्या है, हेजिंग स्ट्रेटजी हम कम कैपिटल में कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेंगे, थोड़ा माइंडसेट के बारे में हम बात कर लेंगे, फिर हम चेकलिस्ट को बात करके फाइनल टेक अवे करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा आइए हम लोग एक चेक डेटा समझ लेते हैं और चार्ट्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से चार्टिंग। तो आइए हम लोग चार्ट्स को समझते हैं। अब देखिए ये आज का निफ्टी का ग्राफ है। आप सभी को निफ्टी का ग्राफ दिख रहा है, चार्टिंग दिख रही है? अगर दिख रही है तो आप यस चैट रूम में लिख सकते हैं, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि हाँ भाई आपको दिख रही है। चैट रूम नहीं तो Q&A में लिख दीजिए। यस ओके ठीक है। तो अब देखिए ये ग्राफ है और ग्राफ मैंने आपके सामने निफ्टी का खोला है। अब जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि डेटा नेगेटिव हमें पुट ऑप्शन लेना है, आज हमें क्या क्या ट्रेड मिले। अब ये जो ट्रेड है ये प्रैक्टिकल ट्रेड्स हमने किए, वही मैं दिखाऊंगा। पोस्टमार्टम करना बहुत आसान है, लाइव मार्केट में ट्रेड करना एक डिसीजन लेना टफ होता है, बट अगर आपके पास रूल्स है तो आप बहुत आराम से ट्रेड ले सकते हैं। अब ये टाइमिंग आप देखिए क्या टाइमिंग है जिस समय, अब रूल हमारा क्या है, डेटा से हमें यह फाइंड आउट करना है डेटा से कि लेना क्या है। अब मान लीजिए आज का डेटा से हमें समझ में आ गया कि हमें लेना तो आज पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन नहीं लेना है। अब ये निफ्टी का ग्राफ है और निफ्टी के ग्राफ पे एक वीवैप लगा रखा है। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, दिस इज अ वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये देखिए ये एक टच लाइन हुई वीवैप पे। ये टाइम आप नोट करेंगे तो ये टाइम आएगी 11:05 से 11:35, करीब 11:15-16 के आसपास का ये ट्रेड है। यानी आपका नोट डाउन कर लीजिए, 11:15 के आसपास का ये जोन है। नंबर वन ट्रेड, ये एक ट्रेड मिला मुझे। और सेकंड ट्रेड आपको यहां पे मिलता है, ये वाला ट्रेड मिलता है जो आप टाइम देखिएगा तो ये करीब करीब आपका आएगा 2 बजे के आसपास। ठीक है, यानी आप पकड़ के चलो 2 से 2:15 के आसपास ये ट्रेड सेटअप बना होगा। करेक्ट? तो ये टाइम आपने नोट कर लिया। अब यहां पे पूरा का पूरा गेम देखिए यही है। हमारा लॉस क्यों होता है? क्योंकि हम रैंडम ट्रेड लेते हैं। किसी भी जो नए ट्रेडर है उसका लॉस होता है क्योंकि वो रैंडम ट्रेड लेता है। अब आपने रूल डिसाइड कर लिया कि मुझे पुट ऑप्शन लेना है और मुझे लेना केवल वी वैप पे ही है, तो आज आपको केवल मिलेंगे एक ट्रेड और ये मिलेगा आपको दूसरा ट्रेड। यानी कि आपने दो ट्रेड केवल लेने हैं। तो आपकी रैंडमनेस खत्म हो गई, आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो गई, क्योंकि आपने रूल को फॉलो किया। दूसरी बात, आपको बेटर रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए ट्रेड करना है, यानी जहां पे आपका रिस्क कम हो और रिवार्ड बेहतर हो। तो उस केस में अगर आप बाउंस पे ट्रेड इस लेवल के आसपास कहीं भी लेते हैं तो आपका रिस्क छोटा सा होगा और रिवार्ड हमेशा बेहतर होगा। तो टाइम एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टाइम हमने क्या नोट किया था। टाइम हम लोगों ने नोट किया 11:15 और 2:15। इसे फिर से एक बार देख लेते हैं। ये ट्रेड सेटअप है जो 11:15 का ट्रेड सेटअप है, और ये एक ट्रेड सेटअप बना जो करीब 2 बजे के आसपास है। अब इसी ट्रेड को हम चलिए लाइव मार्केट में देखते हैं कि क्या लाइव में हम लोगों ने किया ये ट्रेड या नहीं किया, या क्या कंडीशन बन रही थी। अब ये जो ट्रिक्स हैं ये आप बिल्कुल मंडे ऑनवर्ड्स यूज कर सकते हैं और लाइव मार्केट में आप यूज कर सकते हैं। और इसको चलिए हम लोग एक बार देखते हैं लाइव में। हम्म, तो मैं लाइव में अभी नहीं दिखा पाऊंगा आपको क्योंकि टेलीग्राम मेरा लॉग आउट हो गया है। इसे मुझे लॉग इन करना होगा। तो 1 मिनट, ये लॉग इन करना होगा। तो मैं अभी लॉग इन करूंगा तो भाई पासवर्ड सबको दिख जाएगा, इसलिए मैं अभी ये आपको नहीं दिखा पाऊंगा। बट टेलीग्राम में जो, अगर आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल में हैं तो जा करके वहां देख लीजिए। आज हम लोगों ने दो ट्रेड लिए और दोनों ट्रेड इसी टाइम फ्रेम पे लिया था। और वो ऑप्शंस के ट्रेड जो स्ट्राइक थी वो मैं आपको दिखा देता हूं क्या ट्रेड हम लोगों ने लिया था, ताकि आपको क्लैरिटी समझ में आए कि इस बेसिस पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब ट्रेड नंबर वन ये वाला ट्रेड बना था, ये देखिए 11:05 पे। ये है 24,900 की पुट ऑप्शन। ठीक है, ये है पुट ऑप्शन
जिसकी एक्सपायरी है 10 मार्च की, यानी कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है। और ये भाव आप देख सकते हैं, इसका भाव है 75 के आसपास फर्स्ट ट्रेड लिया, और ये 90 के आसपास गई तो हम लोगों ने छोटा प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ 10 से 12 रुपया। सेकेंड ट्रेड अगर आपको ध्यान हो, आप अगर टेलीग्राम चैनल में हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाके आप देख सकते हैं। सेकेंड ट्रेड इस जगह पे आया, ये टाइमिंग आप देख सकते हैं, ये भाव यानी एकदम लो पे ट्रेड मिला। हम लोगों ने 72 के आसपास ये सेम पुट ऑप्शन दोबारा ली थी, और हम प्रॉफिट बुक कर लिए थे अप्रोक्सीमेटली 80-85 की रेंज में। 80 से 85 के आसपास हम लोगों ने बुक किया था, 95 का टारगेट दिया था। और उसके बाद आप देखिए ये 120 रुपए लास्ट में ये मूव कर गई। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेड हमने क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम सभी को अगर ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कमाना है और रूल बेस्ड काम करना है, तो हमें एंट्री पे हर हालत में फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं इस लेवल पे ट्रेड ले लेता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एंट्री होती रनिंग कंडीशन में, या ये मेरी एंट्री होती या ये मेरी एंट्री होती, तो ये प्राइस है 90 रुपए का, अगर मैं 90 रुपए के आसपास एंट्री करता, तो ये लेवल आते आते मेरा स्टॉप लॉस कट जाता, या पैनिक में मैं पोजीशन से निकल जाता, इतना लंबा होल्ड नहीं कर पाता। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप एंट्री पे ध्यान दीजिए, और एंट्री आप भागते हुए ऑप्शन में मत कीजिए, इंट्राडे में आप रिट्रेसमेंट पे डेटा के साथ एंट्री कीजिए, आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी। और फिर आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलता है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे एंट्री लेता हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा बन रहा है, आप ये देखिए, इस लेवल पे एंट्री की और ये डे लो है, 50-55 के आसपास का डे लो है, तो आप छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यानी आपने 72 के आसपास लिया और 55 का डे लो है, तो ये तो आपका स्टॉप लॉस बन गया। और कभी भी लगे कि यार ट्रेड गलत जा रहा है तो 65 पे निकल जाओ ना, क्यों हमें वेट करना 55 का। अगर मैंने 72 पे लिया और ट्रेड गलत चला गया यहां से, तो 65 पे भी तो आप निकल सकते हैं, आप 62 पे भी निकल सकते हैं। वाई टू वेट फॉर 55? तो आपके हाथ में वो ट्रेड है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। और अगर यहां से रिवर्स होके चली गई, आपका ट्रेड ठीक गया, तो आप यहाँ पे एक लॉट यहां ले लीजिए, और अच्छा गया तो एक लॉट और यहां ले लीजिए, तो आपका 2 लॉट हो गए। एवरेज आउट करके आपकी प्रॉफिट अच्छी निकल गई। तो इस तरीके से बेसिकली हम सभी नए ट्रेडर्स को और कम कैपिटल वाले ट्रेडर्स को इस तरीके से फोकस एंट्री पे करना होगा, रूल्स पे करना होगा, तभी जाकर के हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज इंट्राडे में प्रॉफिट बनाना बहुत आसान नहीं है। तो ये सब सारी चीजें हो गई। अब हम लोग फटाफट थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट और डेबिट स्प्रेड्स पे बात कर लें, और उसके बाद फिर जो भी आपके सवाल होंगे उसके ऊपर मैं आपके सवाल लूंगा, और फिर हम कंक्लूड करेंगे। तो जैसे कि नेकेड ऑप्शंस तो हम लोग समझ गए कि कैसे क्या करना है, और नेकेड ऑप्शंस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मान लीजिए आप नेकेड ऑप्शंस नहीं करना चाहते हैं, आप हेज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर मुझे बोला जाए कि मिस्टर नितिन, आपको अपनी 10 लाख रुपए डिप्लॉय करनी है, और आपको आप अपने फंड पे ट्रेड करो, ऑप्शंस करो, तो मैं क्या प्रीफर करूंगा? मैं नेकेड ऑप्शंस प्रीफर नहीं करूंगा, मैं प्रीफर करूंगा भैया हेज करते हैं, डेबिट स्प्रेड्स या डेबिट स्प्रेड करो, जो कॉल बुल कॉल हो सकती है या बियर पुट हो सकती है। इसमें क्या रिस्क कम है, और आप साल का आराम से 30-40% का रिटर्न बना सकते हैं हेजिंग करके भी। इंट्राडे ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, और उसमें फोकस आपको हर समय मार्केट में देखना होता है। तो अगर मान लीजिए मुझे अपने फंड्स पे काम करना है, मुझे लॉन्ग टर्म काम करना है, तो फिर उस केस में हेजिंग वाली स्ट्रेटजी है वो बेहतर है। छोटे फंड पे 50,000 1 लाख पे आप फिर भी नेकेड ऑप्शंस कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपका फंड साइज ज्यादा है, तो उस केस में नेकेड ऑप्शंस करना पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए मेरा मैं 50 लाख से ट्रेड करूं, तो 50 लाख की क्या मैं कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा? अगर मैंने ले ली और गलत चली गई, तो पूरी की पूरी कैपिटल साफ हो जाएगी। तो उस केस में हमें हमेशा हेजिंग वाली स्ट्रेटजीज करनी चाहिए, जिसे हम बुल स्प्रेड्स, बियर स्प्रेड्स या इस तरीके के स्प्रेड्स बोलते हैं। अब मान लीजिए डेबिट स्प्रेड्स में क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे बुलिश लग रहा है, तो हम एट द मनी कॉल खरीदते हैं और ओटीएम बेचते हैं। मान लीजिए एट द मनी आपने 100 रुपए में ली, और थोड़ी सी ओटीएम आपने 70 रुपए में बेच दी, तो आपके घर से 30 रुपए का प्रीमियम लगा, और आपका रिस्क मैक्सिमम 30 पॉइंट्स का है। अगर हम नेकेड ऑप्शंस लेते हैं तो क्या होता है, वहां पे मैंने 100 रुपए की प्रीमियम खरीदी, और पूरा का पूरा मेरा 100 रुपए का रिस्क है। बट अगर मैं हेजिंग कर रहा हूं, तो 70 रुपीज प्रीमियम मुझे वापिस मिल गए, तो मेरा 30 रुपए का ही रिस्क है। अब इसमें मार्जिन कितना लगता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि
लोगों का ये मानना होता है कि इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है, तो ऐसा नहीं है। सेबी हमें क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट देती है, यानी अगर आप नेकेड ऑप्शंस ले रहे हैं, यानी आप प्लेन वेनिला कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, तो उस केस में केवल प्रीमियम देना होता है। अगर आप कॉल ऑप्शन लेके एक कॉल ऑप्शन बेचते हैं, तो वो एक क्रॉस मार्जिन हेज स्ट्रेटजी मानी जाती है। तो अभी के समय में मैक्सिमम 50 से 60 हजार में आपकी एक लॉट की बुल स्प्रेड बन जाती है मैक्सिमम। तो आप ये हेजिंग वाली स्ट्रेटजी करेंगे तो 50 से 60 थाउजेंड का कैपिटल लगेगा। मान लीजिए आप 1 से 1.5 लाख के आसपास का आपका मार्जिन है, तो उसमें बड़े आराम से आप 2 लॉट कर सकते हैं, यानी कि 65 का लॉट साइज है, तो आप आराम से 130 शेयर में काम कर सकते हैं। और साल में आप रिटर्न आराम से 25, 30, 35% से ज्यादा का रिटर्न बना सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑप्शन बाइंग डेबिट स्प्रेड्स बोलते हैं। ये अगर हम पुट में कर रहे हैं तो एट द मनी पुट ऑप्शन खरीद के आउट ऑफ मनी पुट बेचते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और रिस्क मेरा डिफाइंड हो जाता है, यानी कि रिस्क मैक्सिमम 30 पॉइंट का ही हो गया। ये डिफाइंड रिस्क है, रातों रात मार्केट कुछ भी हो जाए, मेरे को मैक्सिमम रिस्क 30 पॉइंट का है। और जो भी कुछ भी होने से ये 30 का 30 पॉइंट एक साथ नहीं लगता है, आपको निकलने का बहुत बारी मौका मिलता है। हाँ, अगर आप ओवरनाइट भी कैरी करना चाहते हैं, कई बार ट्रेडर को लगता है कि भाई मैं ओवरनाइट कैरी करना चाहता हूं, तो उस केस में हमेशा हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि नेकेड ऑप्शंस आप ओवरनाइट कैरी मत कीजिए। आप कैरी भी करना चाहते हैं तो आप डेबिट स्प्रेड कैरी कीजिए ना। आपको अगर बुलिश लग रहे हैं तो आप कॉल बुल कॉल स्प्रेड ले जाइए। आपको बियरिश लग रही है, जैसे आज मार्केट बंद हुई, जीडीपी के नंबर्स आए, मार्केट का डेटा ओवरऑल नेगेटिव था, अब मुझे मंडे के लिए ट्रेड करना है और मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है, बेरिश हो सकती है। वैसे अभी गिफ्ट निफ्टी 70-80 पॉइंट ऊपर है, बट मान लीजिए जैसा डेटा बना है उसके हिसाब से नेगेटिव डेटा बन के गया है। तो अगर मुझे कैरी करनी है तो मैं बियर पुट स्प्रेड कैरी करूंगा, जिसमें मेरा रिस्क लिमिटेड होगा, कम से कम होगा, और एक रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी होगी। तो कैरी करने में क्या है, आपको ओवरनाइट टेंशन नहीं होगी, 2 दिन की छुट्टियों में आप बार बार गिफ्ट निफ्टी नहीं देखोगे, और आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम इतना ही नुकसान हो सकता है। अगर मैं नेकेड पुट ऑप्शन कैरी करता हूं तो मुझे अनलिमिटेड कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो ये डेबिट स्प्रेड बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, हेजिंग के लिए हम कर सकते हैं। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जैसे ऑप्शंस में, तो नेकेड ऑप्शंस में तो मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए नेकेड ऑप्शंस में। बट अगर आप हेज ऑप्शंस कर रहे हैं तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस बनता है 2 से 3% ऑफ द मार्जिन मनी। यानी जैसे मार्जिन मुझे लगा 50,000 रुपीज का एक लॉट करने में, क्योंकि अगर मैं बुल स्प्रेड करता हूं या बियर स्प्रेड करता हूं तो मेरा कितना मार्जिन लग रहा है, 50,000 रुपए का। 50,000 का 2% कितना होता है, 1,000 रुपीज होता है। यानी कि 2 से 3% मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस होगा एक ट्रेड में। यानी कि आप अगर 50 टाइम्स रॉन्ग होंगे तब जाके आपकी कैपिटल डिप्लीट होगी, अगर आप हेजिंग वाली स्ट्रेटजी कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं नेकेड ऑप्शंस कर रहा हूं, तो 4-5 बार अगर मैं रॉन्ग हो गया, स्टॉप लॉस हो गए, तो आप मेरी कैपिटल 20,000 रुपये खत्म हो जाएगी 4 से 5 बार में। बट अगर मैं डेबिट स्प्रेड कर रहा हूं, बुल और बियर स्प्रेड्स कर रहा हूं, तो मैं कम से कम 30 से 40 बार गलत होऊंगा, तब जाके मेरी कैपिटल खत्म होना चालू होगी। क्योंकि अगर मैं 2% का स्टॉप लॉस रख रहा हूं तो 40 बार स्टॉप लॉस लगेगा, तब जाके मेरा 80% कैपिटल खत्म होगा, प्लस कॉस्ट मान लीजिए। और अगर आप ये जो डेटा मैंने आपको सिखाए, या जो डेटा हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें एंट्री क्राइटेरिया भी है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 40 ट्रेड में से 40 के 40 बार ही ये डेटा फेल हो जाएंगे? अगर ऐसा हो गया तो फिर तो प्राइस एक्शंस और वीवैप और एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये सब कुछ काम ही नहीं करेगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम 40 के 40 ट्रेड हमारे इस डेटा के बेसिस पे फेल हो जाए। आप ये मान के चलें कि अगर 50% भी हिट रेशियो बना तो भी मेरा रिस्क छोटा रहेगा, प्रॉफिट हमेशा बनता रहेगा। तो आप ये रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये मार्जिन, ये हमें फॉलो करना चाहिए। लार्ज ड्रॉडाउन से हमें बचना है, सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम नेकेड ऑप्शंस कर रहे हैं तो एक दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है। अगर 2 प्रॉफिट के हो गए, खत्म, अगले दिन ट्रेड करेंगे। ये मैंने कई बार फील किया है कि 2 ट्रेड लेने के बाद जब भी तीसरा ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं, वो नॉर्मली ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो प्रॉफिट कमाया है वो भी चला जाता है। तो अगर 2 ट्रेड प्रॉफिट के हो गए तो आप आराम से चिल कीजिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए। मान लीजिए आपके 2 ट्रेड लूजिंग हो गए, तो उस केस में क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा
पैनिक होता है, अंदर से लगता है लॉस को कैसे रिकवर करें, और उसके लिए हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के समरी यह है कि ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए हमें मैक्सिमम एक दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉफिट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉस है तो भी बहुत अच्छी बात है। फिर हम अगले दिन फिर से ट्रेड लेंगे, नए माइंडसेट के साथ, नई एनर्जी के साथ अगले दिन फिर से ट्रेड करेंगे। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट आपका लगा रहेगा, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती जिसमें हमेशा प्रॉफिट होगा। लॉस भी होंगे, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग एज अ बिजनेस कर रहे हैं, तो लॉस भी होगा, तो उसको हम रिकवर भी करेंगे। तो इसीलिए हमें क्वालिटी ऑफ ट्रेड पे फोकस करना है, डिसिप्लिन पे फोकस करना है, और इमोशन को अवॉइड करना है। हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि भैया कैपिटल को बचा करके रखना है, कैपिटल प्रोटेक्शन ही सब कुछ है। अगर ऑप्शन में कैपिटल बची रही तो हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। एक्सेप्ट फोमो में ट्रेड नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस जो है वो रनिंग मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, यानी अगर ऑप्शंस भाग गई है तो छोड़ दीजिए, वो रिट्रेस करेगी ही करेगी। क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कॉस्टली चीज नहीं लेंगे, वो सस्ती लेंगे, तभी उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑप्शंस में आप देखते होंगे कि ऑप्शंस कभी बढ़ने के बाद वापस वो नीचे आती है, फिर बढ़ती है, फिर नीचे आती है। क्योंकि जो बड़े प्लेयर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं वो अगर कॉस्टली चीज लेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो सस्ती चीज लेके कॉस्टली बेचने की कोशिश होती है। इसलिए मार्केट में ऑप्शंस हमेशा ऊपर जाके नीचे आएगी, नीचे आके बाउंस दौड़ने को तैयार हो तो वहां पे हमें झपट के ऑप्शंस को लेना है। तो ये इसलिए मिस हो गया तो जाने दो। डो नॉट चेज द एंट्रीज, एंट्रीज के पीछे भागना नहीं है, ब्रेकआउट एंट्री अवॉइड करना है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी, लॉसेस होंगे तो एक्सेप्ट कीजिए, स्मॉल लॉस कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर देखेंगे। और उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस में चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर चेकलिस्ट नहीं है, डेटा नहीं है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। चेकलिस्ट के हिसाब से ही हमें ट्रेड करना है, जैसा डेटा उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, हम इसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हमें क्या सिंपल चाहिए, हमें बहुत बस दो ही चीज चाहिए ऑप्शन में प्रॉफिट बनाने के लिए। एक तो मुझे चाहिए डेटा का चेकलिस्ट, डेटा का चेकलिस्ट, यानी डेटा का चेकलिस्ट क्लियर है कि नहीं है, ट्रेंड क्लियर है कि नहीं है, डेटा अलाइन है कि नहीं है, यानी कि ट्रेंड क्या दिखा रहा है, डेटा क्या दिखा रहा है, और रिस्क मेरा मिनिमम है कि नहीं है। ये बस इतना ही चाहिए ऑप्शन में प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ट्रेंड के लिए आप प्राइस देखते हैं, डेटा के लिए जो मैंने 4-5 पैरामीटर दिखाया, पीसीआर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, वीवैप, ये सब पे नजर रखते हैं। और रिस्क के लिए आप वीवैप पे एंट्री करते हैं। बस इतना, इतने पे ही हमें ध्यान रखना है। बाकी इतने सारे इंडिकेटर्स होते हैं, कोई जरूरत नहीं है हमने सभी इंडिकेटर पे स्टडी करने की, कॉम्प्लेक्स बनाने की। आप ये 4-5 स्टेप्स को फॉलो करके भी ऑप्शंस में, इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रोटेक्शन, हर बार प्रोटेक्शन 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 ऑफ योर कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। ये मेन कंक्लूजन आज के पूरे वेबिनार का यही था, कि हमें हम लोग को छोटे कैपिटल से काम कर रहे हैं, मेरे पास फंड कम है, तो मुझे कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है, मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और मुझे ट्रेड वो लेना है जो मेरे सेटअप में आ रहा है। मुझे ट्रेड तभी लेना है जब वीवैप के आसपास एंट्री मिलती है। एक और पॉइंट मैंने बातचीत करी थी कि हम एनएससी की वेबसाइट में देखेंगे कि किस लेवल पे क्या डेटा पॉइंट्स हम कहाँ से देख सकते हैं। तो वो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट में लेकर के वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग देख सकते हैं। हाँ, चार्टिंग कहाँ से आपको मिल सकती है, और वो भी हम लाइव चार्टिंग कैसे देख सकते हैं, ये मैं आपको एनएससी की वेबसाइट में लेके चलता हूँ। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि एनएससी की वेबसाइट से हम लोग चार्ट्स भी देख सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं गया, और अभी मान लीजिए मैं रिलायंस को ही देखता हूँ, चलो जी रिलायंस देखते हैं। तो RELIANC, रिलायंस आपने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे रिलायंस खुल गया। ठीक है, अब ये मेरे आपको एनएससी की वेबसाइट दिख रही है, अगर दिख रही है तो एक बार फटाफट क्वेश्चन आंसर सेशन में यस कर दीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि भाई आपको दिख रही है और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। हाँ जी, दिख रही है, ठीक है। तो अब देखिए, ये एनएससी की वेबसाइट खुल गई। अभी मैंने आपके सामने क्या खोला है, मैंने खोला है रिलायंस इंडस्ट्रीज।
अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, देखिए ये मुझे दिख रहा है ग्राफ। अब ये आपको दिख रहा है लाइन चार्ट, बट हमें तो आदत है कि कैसे हमें बाकी चार्ट्स मिले। तो आप यहाँ पे ये एक बटन आपको दिख रहा है, ये छोटा सा बटन आपको दिखेगा, ये वाला, ये देखिए, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नजर रखिएगा, ये वाली बटन दिख रही है, ये है ना, यहाँ पे एक चार्ट जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इस ये दिख रहा है मुझे। अब इसे मैं क्लिक करता हूं और इसके अंदर देखते हैं क्या जादू हमें एक्सचेंज फ्री में दे रहा है। तो चलिए, मैं इसको क्लिक कर दिया मैंने, और देखिए ये जादू खुल गई आपके सामने, और ये फटाफट आपके सामने रिलायंस का ग्राफ खुल गया। तो आप 1 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, और ये ट्रेडिंग व्यू से इंटीग्रेटेड है, तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे 30 मिनट चार्ट देखना है, तो मैंने 30 मिनट चार्ट देख लिया, और यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स हैं। देखिए इंडिकेटर्स हो गए, वी वैप हो गया, यहाँ पे वी वैप कहाँ गया भाई, देखो ये वी वैप दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वी वैप भी है, अपडेट, हाँ। तो देखिए यहाँ पे आपको वी वैप भी दिख रही है, वी वैप एम ए दिख रही है, आपको बॉलिंगर बैंड देखना है, कोई भी इंडिकेटर लगाना है जी, मूविंग एवरेज लगाना है, सब कुछ है, प्राइस ट्रेंड देखना है। अब मान लीजिए मुझे कुछ चार्टिंग चूटिंग करनी है, मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना है, तो हम सपोर्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम रेसिस्टेंस। तो लर्निंग के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्री में एक्सचेंज जब हमें दे रहा है इतना चीज, तो हम क्यों ना उसका यूज करें। अब देखिए यहाँ पे टूल बार में मैं गया, तो टूल बार से आप यहाँ पे ये देखिए सारे टूल्स हैं, और मुझे हॉरिजेंटल रे बनानी है, तो मैं एक हॉरिजेंटल रे भी बना सकता हूँ। ये देखिए ये बन गई सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे निफ्ट और कोई दूसरा चेंज करना है जी, चलो एक बार इन्फोसिस देख लेते हैं, बड़ी हालत खराब हो रही है, इधर में बाउंस भी हुआ है। इन्फी इन्फी क्यों नहीं आया, अच्छा मैंने इंडेक्स कर रखा है, ये देखिए स्टॉक्स में जाना पड़ेगा, स्टॉक्स, हाँ इन्फी, इन्फी इन्फी आ गई, ये देखिए इन्फोसिस पे क्लिक किया, तो ये इन्फोसिस का 30 मिनट चार्ट है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख लेते हैं, 1 डे चार्ट। तो 1 डे चार्ट में बहुत बुरी हालत है, आप देख सकते हैं ट्रेंड इसका कैसा चल रहा है। ये एआई की न्यूज आई थी, और उसके बाद से भाई साहब गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, और गिरे जा रहे हैं, ये 2-4 दिन का बाउंस है, बट ये ट्रेंड में कुछ खास दिख नहीं रहा है, ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव ही इन्फोसिस का दिख रहा है। तो इस तरीके से आप खुद ब खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आपके पास फ्री में एक्सचेंज आपको सारा डेटा दे रहा है, चार्टिंग मिल रही है, तो इससे ज्यादा बेहतर हमें क्या चाहिए। आपको 1 मिनट कैंडल स्टिक, कुछ भी आप चाहें, मान लीजिए मुझे सीखना, ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। मान लीजिए कैंडल स्टिक की जगह मुझे 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 लाइन चार्ट देखनी है, तो देखिए ये लाइन चार्ट आ गई। अब मान लीजिए मुझे हॉलो कैंडल्स देखनी है, तो ये ये हॉलो कैंडल्स आ गई। अब मुझे हाई लो कैंडल्स देखनी है, तो ये देखिए हाई लो कैंडल्स आ गई। ये बार कैंडल्स देखनी है, तो चलो जी बार कैंडल्स आ गई। तो ये सारा का सारा डेटा इंडिकेटर्स आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप इसे यूज कीजिए, और इससे आप अपनी लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए और दूसरा डेटा पॉइंट्स की हम लोगों ने बात करी, तो मान लीजिए आपको देखना है पीसीआर का डेटा, तो वो मिलेगा ऑप्शन चेन के अंदर। ये देखिए ये है ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है ऑप्शंस का डेटा में। तो यहाँ पे जाके आप ये देख सकते हैं कि भाई चलो, ये जो है ना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसके अंदर आपको मिल जाएगा पीसीआर का डेटा। अब मान लीजिए मुझे एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना है, तो वो कहाँ पे मिलता है, तो वो भी आपको होम पेज पे ही एडवांस डिक्लाइन रेशियो मिल जाता है। जैसे आज के दिन में देखिए क्या एडवांस डिक्लाइनिंग है, एडवांसिंग है 1100, डिक्लाइनिंग है 1900। अब मुझे गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं क्या चल रहा है, हम लोग लाइव में ही, क्या हाल चाल है भाई गिफ्ट निफ्टी का। तो ये देखिए जी गिफ्ट निफ्टी अभी 27 पॉइंट ही रह गई, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था ये 70 पॉइंट थी। अभी यहाँ पे आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रही है, ये देखिए ये इसी जगह पे गिफ्ट निफ्टी आती है, और ये गिफ्ट निफ्टी 27 पॉइंट दिख रही है। यूएसडी का फ्यूचर्स भी आप देख सकते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज, कई बार हम लोग गोल्ड सिल्वर का प्राइस ढूंढते हैं, भाई गोल्ड सिल्वर कहाँ है, तो वो भी आपको एक्सचेंज हमें इसी जगह पे दे रहा है, बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है भाई हमें यहाँ पे। अब आप देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है, यूएसडी आईएनआर 90 रुपए का, येन 58 चल रहा है, जीबीपी कितना चल रहा है जी 122 रुपए चल रहा है, और यूरो कितना चल रहा है 107 चल रहा है। और ये वेबसाइट आपके मोबाइल में बहुत अच्छे से चलती है, आप मोबाइल में कभी भी लॉगिन करके देख सकते हैं। अभी सिल्वर का क्या हाल चाल है,
अच्छा, यूएसडी आईएनआर, इसमें सिल्वर वगैरह भी आता है। सिल्वर कहाँ आता है, ये देखिए कमोडिटी का स्पॉट रेट, ये भी आपको दिखा देता हूं ताकि लर्निंग प्रॉपर हो जाए। अभी देखिए, अब मान लीजिए मुझे सिल्वर का एक आइडिया लेना है क्या चल रहा है अभी। तो ये देखिए यहाँ पे आपको गोल्ड सिल्वर अभी के भी भाव हमें आ रहे हैं। गोल्ड का भाव चल रहा है स्पॉट में 1,58,000। सिल्वर का भाव चल रहा है 2,68,000। ये स्पॉट प्राइस हो गया। ये सारा मतलब डेटा हमें सारा मिल रहा है। आप इस साइट को एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही अच्छा डेटा है। और इसके अंदर एडवांस डिक्लाइन रेशियो, वॉल्यूम, पीसीआर, हीट मैप। हीट मैप का मतलब जैसे मैम हम लोग बातचीत करते हैं कि सेक्टर्स में क्या परफॉर्मेंस हो रही है, तो वो जो हीट मैप है वो भी डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट पे ही देखिए। ये एनएससी को हाईलाइट करना चाहिए, छुपा दिया है। अब ये छुप गई है, बट ये देखिए छुपे हुए चीज को निकालना हम एनालिस्ट का काम है। और ये देखिए आपके लिए छुपी हुई चीज यहाँ पे है, जिसके अंदर बहुत इंफॉर्मेशन है डेटा की। ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है ना, एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, और इसके अंदर है हीट मैप। तो ये एकदम नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो ये मिस हो जाती है। और इसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। एक्सचेंज ब्रॉडर इंडेक्सेस, सेक्टर इंडेक्स। अब देखिए क्या सेक्टर आज गिरे हैं, किस तरीके से गिरे हैं सारे सेक्टर भाई। तो ये जो सेक्टर है आज सबसे ज्यादा गिरने वाला कौन कौन है भाई? ऑटो है। बैंक्स भी बहुत गिर गए, बैंक 1% गिरा है। थोड़ा थोड़ा आईटी ग्रीन है, बट ज्यादा ग्रीन नहीं है, आईटी वैसे ही वीक है। तो वीक चीज ग्रीन हो रही है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन बैंकिंग जो स्ट्रांग था वो वीक होने लग गया। ऑटो का वीक होना भी अच्छा नहीं है। ऑटो इकोनॉमी की ग्रोथ का इंडिकेटर है, क्योंकि ऑटो से ही ग्रोथ, ऑटो एंड बैंक्स ये दो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी ड्राइवर ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों गिर रहे हैं, तो ये सही सिचुएशन नहीं है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ट्रेंड है। और रोल ओवर्स जो मार्च में हुए हैं वो भी वीक और नेगेटिव साइड है। तो मैं तो यही मान रहा हूं कि मार्केट 25,000 या उसके नीचे भी जा सकती है। तो व्यू मेरा नेगेटिव एंड कॉशियस है, सारा डेटा फैक्टर्स को देखते हुए। और हम लोग की जो स्ट्रैटेजी अभी होगी वो जनरली सेल ऑन राइज होगी। हम पुट ऑप्शन पे ही फोकस करेंगे डिपेंडिंग ऑन द इंट्राडे डेटा। अगर पॉजिटिव डेटा कभी कभार इंट्राडे में बनेगा भी तो हम कॉल्स को थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव नेगेटिव है। तो उसी हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए। और अगर मेरी फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन डेटा की नेगेटिव साइड है। तो ये आज का वेबिनार था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा, और सिंपल तरीके से सीखने मिला होगा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। मैं जितने सवाल ले सकता था आप लोगों के सवाल मैंने लिए। और अगर आपके और मन में सवाल हैं तो आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज, उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने सवाल वहां पे लिख सकते हैं। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा आपके सवालों का जवाब मैं वहां पे दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। समय के साथ आपको मैं आंसर देता चला जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वेबिनार में आप लोगों को बहुत सीखने को मिला होगा। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश करी, ताकि जो मेरे पास नॉलेज है जो मैंने गेन किया एक्सपीरियंस, मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आप लोग ट्रेडिंग में अच्छा कर पाए, आप लोग प्रॉफिट बना पाए। यही मेरी इच्छा है, शुभकामनाएं हैं। आने वाले समय में होली है, मंगलवार को होली है। तो होली के रंग में आपका पोर्टफोलियो हरा रहे, आप लोग ऑप्शंस में बिल्कुल हरे हरे रहें, और ऑप्शंस में लाल नहीं हो हमारा पोर्टफोलियो, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ आप सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले वेबिनार में फिर हम लोग मिलेंगे, फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे, और फिर नई लर्निंग के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।